और मैं इसके लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जनाब कमल गोयल जी से, जो जय श्री रॉयल ग्रीन से ताल्लुक़ रखते हैं। कमल गोयल जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो आप प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब संजय यादव जी, जो फिल्मी रियल एस्टेट के ओनर हैं, आपसे भी मेरी इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और मेरी गुजारिश है बेइंतहा अदब के साथ जनाब अमित मंडोलिया जी से, जो DTP हैं इन्फोर्समेंट HSVP गुरुग्राम से। बहुत स्वागत है आपका, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं खबरें अभी तक के इस मंच पर। और एक बार फिर मेरी गुजारिश है हमारे गुरुग्राम ब्यूरो चीफ करण जयसिंह से, करण आए और एक बार फिर अपने इस गुफ्तगू को, अपनी बातचीत को यहाँ जारी रखें हमारे रियल एस्टेट पैनल के साथ, ताकि गुरुग्राम वालों को ये तस्वीर क्लियर हो कि रियल एस्टेट को लेकर क्या विजन हो सकता है, क्या फ्यूचर हो सकता है गुरुग्राम का, और कौन सी बातें ऐसी हैं जो उनके लिए मायने रखती हैं, कीमती हैं। करण, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद मुमताज आपका। इस पैनल में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं DTP एनफोर्समेंट अमित मंडोलिया जी, जयश्री ग्रीन से कमल गोयल जी हमारे साथ हैं, और फिल्म रियल एस्टेट से संजय यादव जी हमारे साथ हैं। अमित जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। गुरुग्राम उभरता हुआ शहर है और डेवलपमेंट यहाँ पर होती रहती है। आपको गुरुग्राम का टाइगर कहा जाता है, लेकिन आज का टाइगर दहाड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि DLF में, अलग अलग कॉलोनीज में आपकी टीम पहुंच रही है, जो एंक्रोचमेंट है उसको जमींदोज करने का काम कर रही है। किस तरह की एंक्रोचमेंट पाई गई ऐसे इलाकों में? देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ये जो भी मुझे नाम दिया गया, ये आपके ही सारे कोलीग्स हैं जो मुझे इस नाम से पुकारने लगे हैं, बट मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं अपने आप को उस तरह से पोर्ट्रे करूँ सोसाइटी में। आई एम जस्ट दी पब्लिक सर्वेंट, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। बहुत सारी एनक्रोचमेंट्स अलग अलग तरह के रूप में गुड़गांव में अब लोगों ने इंक्रीज़ कर दिए हैं। सो रिसेंटली हमने एक राइट ऑफ वे, जो हमारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं, राइट ऑफ वे की एनक्रोचमेंट क्लियर करने के लिए हमने एक अभियान चलाया था। एंड बेसिकली क्या है, मैं आपके माध्यम से बताऊंगा लोगों की। राइट ऑफ वे आपकी बाउंड्री वॉल से सामने की जो बाउंड्री वॉल है, वो जो स्पेस होता है, दैट इज़ द गवर्नमेंट लैंड, वो उनकी पर्सनल लैंड नहीं होती है। तो लोगों ने वहाँ पर गार्ड रूम्स बना लिए हैं, बहुत ज़्यादा अपने लॉन इंक्रीज़ कर लिए हैं, बहुत बड़े बड़े गमले रखे हुए हैं, काफ़ी लोगों ने प्रेस वालों को भी वहाँ बिठा रखा है। सो होता क्या है, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे को आप देखेंगे रात को जितने भी लोग अपने वर्किंग स्पेस से घर आते हैं, तो वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, एंड वी हार्डली लीव विद ओनली वन स्पेस फॉर द कार। तो दो गाड़ियाँ वहाँ पे मूव नहीं कर सकती हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर फायर टेंडर मूवमेंट हो या आपकी एम्बुलेंस मूवमेंट हो, तो वो निकल नहीं पाती है। सो अब हमने एक डायरेक्शन आई थी हमारा, तो हमने ये ड्राइव शुरू करा था। तो लोगों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि अपने आप वो जो उन्होंने एनक्रोचमेंट हटा रखी है, एंड उनको लगना भी चाहिए कि अगर हम एनक्रोचमेंट हटाएंगे तो हमारे को स्ट्रीट पे एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। हमारे को गाड़ी खड़ी करने की प्रॉब्लम जो आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, स्टिल्ट +4 की बिल्डिंग्स बन गई हैं, लोगों ने स्टिल्ट्स में गाड़ियाँ नहीं खड़ी कर रखी हैं। स्टिल्ट्स में लोगों ने अपने लैविश लॉबीज़ बना ली हैं, ऑफिसेज बना लिए हैं, स्टोर रूम्स बना लिए हैं। तो वो स्टिल्ट का जो पर्पस था वो डिफीट हो गया। हम स्टिल्ट पे गाड़ी खड़ी नहीं कर रहे हैं, हम सड़क पे गाड़ी कर रहे हैं। तो वी आर इंक्रीजिंग दी पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन दी स्ट्रीट्स, विच इज़ कॉजिंग ट्रबल टू दी लॉट ऑफ रेजिडेंट्स। उसमें मैं भी आता हूँ, उसमें आप भी आते हैं। सो वो हटाना बहुत ज़रूरी था। तो हमने एक 5 डे प्रोग्राम के अंदर वो क्लियर करा था, एंड आई थिंक काफ़ी लोगों को समझ में आया, और बहुत लोगों ने अपने घर से जो रेलिंग्स लगा रखी थी वो हटा दी हैं। देखो, लोगों का विरोध बहुत देखने को मिला। लोगों के साथ साथ नगर निगम में प्रस्ताव लाया गया, निंदा प्रस्ताव। एक वाटर कूलर था, शायद आपने नोटिस नहीं दिया, तो इसलिए आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। क्या लगता है कि दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे सहयोग नहीं मिलता? देखिए, डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, उन सबका अपना अपना अलग मैंडेट होता है काम करने का, उनकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती है काम करने की। सो मैंने जो अपनी ड्राइव चलाई थी, वो ड्राइव मेरी है लाइसेंस कॉलोनीज जितनी भी हैं गुड़गांव में, उनके अंदर जो एनक्रोचमेंट थी, दैट इज़ माई ज्यूरिसडिक्शन, और मैंने ड्राइव वहाँ पर चलाई थी। बट कुछ एरियाज़ हैं विच फॉल्स अंडर डिफरेंट एजेंसीज लाइक MCG एंड GMDA, तो मैं वहाँ पर, वो मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ। सो एवरी एजेंसी हैज़ देयर ओन रोल, और वो अपना काम कर ही रही है।
कमल गोयल जी, मेरा सवाल आपसे है। पटौदी में आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, जयश्री रॉयल ग्रीन्स आ चुका है और वहाँ पर देखने को मिला लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी करी है। क्या लगता है आपको गुरुग्राम शहर में जो आउटर का इलाका है, पटौदी की बात करें, फरूख नगर की बात करें, वहाँ पर लोग मूव कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों का जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है, वहाँ पर लोग सेटल होना चाहते हैं? हाँ जी, होना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? कितने एकड़ में प्रोजेक्ट है, क्या क्या फैसिलिटी लोगों को मिलने वाली है वहाँ पर? 20 एकड़ में प्रोजेक्ट है हमारा और पहला ही प्रोजेक्ट है हमारा, तो हम इसको चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छी इसमें जो भी हम कर पाएंगे, मतलब जो बेस्ट से बेस्ट होगा वो करेंगे। लोगों का एक मन जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का है, क्योंकि देखिए रेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम की बात करें, शहर में जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर भी लोगों के जो दायरा है उससे बाहर चली जा रही हैं चीज़ें। बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोगों की जेब पर जो है वो असर डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है जो आउटर एरिया है, पटौदी, फरूख नगर, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स लोग करना चाह रहे हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेंगे? हाँ जी, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस मंच पर। जी करण जी, धन्यवाद। सवाल आपसे यह है कि बहुत बिल्डर के साथ आपने काम किया है, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनके जो फ्लोर्स हैं, उनके जो बिल्डिंग्स हैं, उनके साथ डील आपने की हैं। लेकिन आज के टाइम की बात करें, बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं कि बिल्डर मनमानी कर रहे हैं, बिल्डर पोजेशन के टाइम पर पोजेशन नहीं दे रहे हैं, बहुत साल निकल जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अटके हुए हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उन प्रोजेक्ट्स को किसी और बिल्डर को हैंडओवर कर दिया जाए ताकि लोग परेशान ना हो। क्या मानते हैं कोई ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए कि अगर किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट अटका हुआ है और बिल्डर दिवालिया हो गया है तो किसी एजेंसी को प्रोजेक्ट दे दिया जाए? देखिए करण जी, भारत सरकार ने एक लोन फंडिंग अलग से स्कीम चलाई, स्वामी फंड। उस स्वामी फंड के तहत हर साल एक बजट एलोकेट किया जाता है और इस टाइप के जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा कराने का प्रयास है। और जो लेटेस्ट इस साल का जो बजट रहा उसमें स्वामी फंड को लेकर और कुछ और उसमें एड ऑन करते हुए एडिशनल बजट डाल के टारगेट ये किया जा रहा है कि जितने भी अटके हुए प्रोजेक्ट हैं वो कैसे पूरे हों, किस एजेंसीज के तहत ये काम हो। क्योंकि अभी तक दिक्कत क्या है कि डीटीपी साहब यहाँ बैठे हैं, डीटीपी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, रेरा अपना काम कर रही है, तो एक कहीं ना कहीं अगर हम रेरा में बात करते हैं तो रेरा के अपने काम करने के तरीके हैं, वो डिसीजन दे देते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। डीटीपी साहब के पास है, वहां एक अपनी लिमिटेड पावर्स हैं। तो मेरे को लगता है दोनों को मिला के कंसोलिडेटेड बॉडी बननी चाहिए कि जब रेरा का कोई भी आदेश हो वो कैसे इम्प्लीमेंट हो तो बिल्डर कंट्रोल में आ सकते हैं। आप देखेंगे पिछले 3 साल में जितने भी रेरा से ऑर्डर हुए हैं, आप विश्वास करेंगे ज्यादातर में पेनल्टी बायर्स को मिली ही नहीं। कारण कि उनके अगेंस्ट जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच नहीं हो पा रही। इस कारण से बिल्डर इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। मेरे को लगता है एक कॉमन बॉडी बननी चाहिए जो स्पेशल काम करे उन प्रोजेक्ट्स पर जो अटके हुए हैं। उसमें स्वामी फंड भारत सरकार सहायता कर रही है, लोकल लेवल पर कैसे उसका कोऑर्डिनेशन बनाए। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, एक प्रोजेक्ट है यूनिवर्सल ओरा सेक्रेटरी 2 में, काफी टाइम से वो अटका हुआ, आरडब्ल्यूएस ने फाइट की, एनसीएलटी के थ्रू वो फाइनली आरडब्ल्यूएस को मिल गया। अब उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि आरडब्ल्यूएस रिन्यू कैसे कराएं, क्योंकि सारी लीगल टेक्निकल लाइजनिंग उस लेवल पे आरडब्ल्यू तो कर नहीं सकती। तो इस टाइप की जो दिक्कत आती है उसमें कॉमन बॉडी अगर अपना रोल प्ले करे कि जो अटके हुए प्रोजेक्ट हैं उसमें स्मूथ स्ट्रीमलाइन लाइसेंस, ओसी, एनवायरमेंट क्लियरेंस तुरंत मिले बिना किसी देरी के, क्योंकि बिल्डर के पास तो पैसा था नहीं, इसलिए तो वो डिफॉल्टर हुआ। तो इस टाइप का काम हमें करना होगा ताकि अटके हुए प्रोजेक्ट पूरे हो पाए। और इस पर लेटेस्ट जब अभी पीछे नरेडको की सेमिनार हुई थी, खट्टर साहब ने, मनोहर लाल जी ने स्पेशल कहा था कि हम इस साल इस तरीके के प्रोजेक्टों पर काम करेंगे क्योंकि ये देश की एसेट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये लोगों के पैसे लगे हुए हैं, अब ये देश की एसेट है, इसलिए इस पर काम करना जरूरी है। मेरे को लगता है इस साल से इस पर एक्सक्लूसिव काम स्टार्ट हो जाएगा। क्या लगता है सिस्टम में लूप होल है? क्योंकि जब लाइसेंस देते हैं बिल्डर को तो क्या जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं उसकी जांच नहीं होती ढंग से, या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आता है? करण भाई, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार वाला मैटर है, इसमें मैटर दूसरा है। देखिए हुआ क्या था, 2017 में रेरा आया हरियाणा में, हरेरा जब एप्लीकेबल हुआ, उससे पहले के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं था।
फंड आया एक्स वाई जगह चला गया। अब 2017 के बाद जितना भी बजट रेरा के अंडर सॉरी किसी प्रोजेक्ट में आता है वो रेरा के अंडर होता है, उसका जितना भी एक्सपेंस है वो रेरा के अंडर होता है। 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट रेरा एस्क्रो अकाउंट में ही जमा होता है। तो जो डिफॉल्ट्स हैं वो पॉलिसीज या भ्रष्टाचार की वजह से नहीं है, क्योंकि बिल्डर खुद डूब गया। आज लागत किसी प्रोजेक्ट में मान लीजिए हेलो मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में लागत बची हुई है 100 करोड़ रुपए की, आना है 20 करोड़ रुपए, तो जो बीच का अमाउंट है 80 करोड़ रुपए वो आप कहां से पूरा करोगे? ये टेक्निकलिटीज हैं। जो मामला है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया इस प्रोजेक्ट का, इसमें कोर्ट से आदेश हुए कि अगर सभी, क्योंकि पैसा तो कहीं से आ नहीं रहा, अगर सभी क्लाइंट्स एग्री करते हैं तो 850 रुपए पर स्क्वायर फीट का आप कंपनसेशन देंगे तो प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। 2/3 मेजोरिटी के साथ उस प्रोजेक्ट में लोगों ने हाँ किया, 850 रुपए लोगों ने अपनी जेब से दिया, अब उस प्रोजेक्ट पर अवार्ड होके काम स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली जो क्राइस है वो फाइनेंशियल है। उस फाइनेंशियल क्राइस को कैसे खत्म करना है इस बात पर सोचा जाए तो ही प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। करप्शन और ये सब चीजें पॉलिटिकल बातें आती रहेंगी जाती रहेंगी, इनसे कोई प्रोजेक्ट नहीं अटका हुआ। बिल्कुल इस बात पर विचार करने की जरूरत है। अमित जी, मेरा सवाल आपसे है, गुरुग्राम की बात करें, बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं जो हम देखते हैं आउटर में बसती जा रही हैं, आप उस पर कार्रवाई भी करते हो, किस तरह की कार्रवाई करते हैं? और जब आप लोगों को समझाते हो कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ना करें, इन्वेस्टमेंट सिर्फ लाइसेंस कॉलोनी में करें, तो क्या कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव नजर आता है उसमें लोगों में? देखिए, जो हमारे आउटर साइड में जो अनऑथराइज कॉलोनीज आ रही है ना, वहाँ पर हमारी जितनी भी ये माइग्रेंट लोग आ रहे हैं ना, ये वहाँ पे जाके बसते हैं। और बीइंग अ फैक्टर कि वहाँ पे थोड़ा लैंड प्राइसेस थोड़े कम होते हैं लोग, तो वहाँ के जो लोकल माफियाज हैं वो एक कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं। हम उनको जाके समझाते हैं, बिकॉज वहाँ पे रजिस्ट्रीज होती नहीं है और वो नॉर्मल पावर ऑफ अटॉर्नी पे मकान लेते हैं, जो कि एक रिस्क फैक्टर है। हम उनको समझाते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मानते हैं। हम निरंतर सारी कॉलोनीज के अंदर उनको तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं, बाकायदा FIR भी दर्ज होती हैं, लॉज होती हैं, केसेस चल रहे हैं, बट स्टिल आई डोंट नो पीपल लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं मानना चाहते हैं। हम बार बार मतलब एक कॉलोनीज के अंदर 3-3, 4-4 बार जाके हम उसको तोड़ रहे हैं। जस्ट इमेजिन हमारा कितना मैकेनिज्म यूज हो रहा है, हमारा कितना एडमिनिस्ट्रेशन पावर उसमें लग रही है, लेकिन वो रुकते बार देखा हमने कि आपका टीम जाती है, आपकी टीम किला पंजा चलाती है, लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर से जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाता है। कैसे रोकथाम हो सकती है इस पर? देखिए, थोड़ा सा ये भी है कि हमारा जो स्टाफ है वो थोड़ी सी उसमें कमी है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जिसने चाहिए, गुड़गांव जितना बड़ा शहर हो गया है। आई एम वर्किंग ओनली विद 4 JEs, मेरे पास पूरा जिला है, तो मैं उन 4 मैन पावर को कहाँ यूटिलाइज करूँगा, कैसे कैसे यूज़ करूँगा, एक वो बहुत बड़ी मेरे लिए चैलेंज हो जाता है। सो आई थिंक अगर मुझे ज़्यादा मैन पावर मिलेगी तो हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। एक सवाल है और सवाल गुरुग्राम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि Steel+4 जिसकी परमिशन रोक दी गई है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बिल्डर्स परेशान हैं, क्या वजह मानते हैं इसकी आप? देखिए, मैं इसका जो मेन कारण बताऊंगा वो ये है कि जो लोगों ने एक धारणा बना ली है ना, सो जब गवर्नमेंट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जब पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिलीज करी थी Steel+4 की, तो हमने ये देखा था कि देयर वाज अ ह्यूज डिमांड इन द मार्केट कि हमारे को 4th फ्लोर भी चाहिए, तो हमने पूरा उसकी पॉलिसी क्रिएट करी है एंड इट वाज द नीड दैट टाइम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, वो नीड ग्रीड में बदल गई है लोगों की। अब इस ग्रीड का कोई ना हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्टिल्ट का स्पेसिफिक यूज है अपनी गाड़ियां पार्क करो, लेकिन स्टिल्ट में गाड़ियां कोई पार्क नहीं करता है, सारे बाहर खड़ी करते हैं। फिर सलून बना दिया है स्टिल्ट में, कोई अपना गार्ड रूम बना देता है, बहुत Yes. सारे वायलेशंस जो है वो देखने को मिलते हैं Yes. उसमें। तो हम उन्हीं के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं एंड Steel+4 का आई थिंक ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर एक मैटर अंडर सब्सिडाइज है, वहाँ से जो भी ऑर्डर आएंगे वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। संजय जी, आपसे सवाल है Steel+4 को लेकर, जी। क्योंकि बिल्डर्स बहुत परेशान हैं। पहले ही गुरुग्राम की बात करें तो जमीन के रेट बहुत ज्यादा हैं, और अगर 4th फ्लोर भी नहीं बनेगा तो उनकी जो लागत है वो निकल कर नहीं आ जी। पाती है। क्या वजह मानते हैं आप, इसकी क्यों रोक लगा दी गई है? देखिए, Steel+4 को रोकने के पीछे मकसद कुछ और था। कारण क्या था कि गुड़गांव शहर में लगातार एनक्रोचमेंट बढ़ती जा रही थी और हर बारिश में आप सुनते हो बारिश का पानी शहरों में भर गया। वो भरता क्यों है, इसके पीछे कोई काम ही नहीं हो पा रहा था। भरता इसलिए कि सेक्टर में आप किसी सेक्टर में घूम जाएं, मैं चैलेंज करता हूं, आप 2 गाड़ियां अगल बगल निकाल के दिखा दो,
क्योंकि दोनों तरफ इतनी रैंपिंग हो गई कि स्ट्रोम लाइन, सीवर लाइन, ड्रेनेज सिस्टम सारा दब गया और फिर सड़कें टूट जाती हैं। फिर ब्लेम आता है सड़कें टूट रही हैं। तो कहने का मतलब है कि एनक्रोचमेंट हटाने के लिए हमें बहुत पहले ये ड्राइव चला देनी चाहिए थी। मैं तो डीटीपी साहब का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये ड्राइव चलाई। गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहां जीरो एनक्रोचमेंट पॉलिसी की जरूरत है। अभी राव नरबीर जी कह रहे थे ना, ग्लोबल सिटी बननी है, आगे शायद देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी यहां बनेगी, 1000 एकड़ में है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जब इतना भारी पैसा गुड़गांव में आ रहा है तो एनक्रोचमेंट क्यों होनी ही नहीं चाहिए। तो इसलिए कोर्ट ने संज्ञान लिया। मैं वापस उस बात पर आता हूं। कोर्ट ने इसलिए संज्ञान लिया क्योंकि हर बार गुड़गांव बारिश में डूब जाता था। तो कोर्ट ने कहा सबसे पहले एनक्रोचमेंट हटाओ। मैं बाद में सुनूंगा स्टील प्लस 4। कोर्ट ने रोक नहीं लगाई स्टील प्लस 4 पर कभी भी, उन्होंने होल्ड किया है। और 3 या 4 तारीख के बाद जब डेट्स लगी उसके बाद स्टील प्लस 4 पूरे हरियाणा में खोल भी दिया। आप समझिए कोर्ट क्या कहना चाहता है। कोर्ट ये कहना चाहता है कि गुड़गांव को लेके जाग जाओ भाई। उन्होंने कहा पहले एनक्रोचमेंट हटाओ। जब एनक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट की है सभी एजेंसीज ने और बहुत अच्छा काम मदोलिया साहब ने किया है। मैं तो कहता हूं लगातार ये ड्राइव चलनी चाहिए। जीरो एनक्रोचमेंट पॉलिसी पे काम होना चाहिए। दूसरा, जो घरों में एनक्रोचमेंट है, जो डीटीपी साहब भी बता रहे थे, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। खाली स्टिल्ट का मुद्दा नहीं है ये। स्टिल्ट तो पार्किंग के लिए होनी ही चाहिए। मुद्दा ये है कि जो कटआउट लोगों ने भर लिए हैं, मुद्दा ये है कि 100% कवरेज कर लिया जो बैक सेट बैक था वेंटिलेशन के लिए, वो सारे का सारा कवर हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर ये कहना चाहूंगा कि गुड़गांव का एनक्रोचमेंट फ्री बनाना है तो पीछे का सेट बैक जीरो एनक्रोचमेंट होना चाहिए। किसी का जाल, किसी की एडिशनल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। जब तक इन चीजों पर काम नहीं होगा, शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा। और एक तरफ हम दुबई और बड़ी इंटरनेशनल सिटीज की कंपैरिजन देते हैं। जब तक हम इन पर काम नहीं करेंगे तो गुड़गांव शहर का उद्धार नहीं होगा। साथ ही साथ क्योंकि जो एनक्रोचमेंट है वहां कुछ जगह लोगों की मजबूरियां हैं, कुछ जगह लू पॉइंट भी हैं। कैसे? जैसे हमारे यहां 2.64 का FAR है। ये गवर्नमेंट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और डीटीपी साहब भी बैठे हैं, कि इस FAR को जो बीच में कट आउट एरिया भरते हैं, जोनिंग एरिया जो लास्ट टू लास्ट अगर आप देखेंगे वो आता है 75-80% और मेरी कवरेज आती है 66% 2.64 के हिसाब से। क्यों ना इसको दिल्ली की तर्ज पर 3.00 यानी 3 का FAR कर दिया जाए और सेटबैक फिक्स कर दिए जाए कि सेटबैक में कोई कोताही नहीं होगी। बीच का कटआउट आपका हम रेगुलर कर देते हैं क्योंकि 95% घरों ने कटआउट भर रखे हैं। इससे लोगों को भी राहत मिलेगी। हाँ, जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है उसका मैं कतई पक्षधर नहीं हूं, वो हटनी चाहिए, चाहे वो स्टिल्ट में है, चाहे वो रोड पर है और चाहे वो पीछे वाला सेटबैक है। इसमें एक क्वेश्चन, एक दिन हम बैठे थे करण भाई, इसी मामले में मैं एक बात और रख देता हूं कि अभी जब एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, अमित जी चला रहे थे और बाकी एजेंसी चला रही थी, तो कहने लगे जी हमारे रैंप, क्योंकि सड़क से 2 फुट ऊंचा घर है तो मेरा रैंप कहां बनेगा। तो लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूं कि जो सेटबैक फ्रंट में छोड़ा जाता है वो इसीलिए छोड़ा जाता है कि भाई आपको 1 फुट ऊंचा बनाना है मकान, 2 फुट ऊंचा बनाना है, आप जो भी रैंपिंग है अपने घर के अंदर करोगे। जो मेरा 12 मीटर का रोड है वहां जो गेट लगेगा वो 300 mm ऐसा कुछ है सर, जो हाइट मैक्सिमम ले सकते हैं। हाँ, बहुत मतलब मान के चलो आधा फुट, सीधी सीधी बात करें, आधा फुट तक आप बाहर गेट ऊंचा रख सकते हो। इससे ज्यादा आपने अगर ऊंचा करना है तो आप जो फ्रंट सेट बैक है वो इसीलिए छोड़ा जाता है, और जो बैक सेट बैक है वो छोड़ा जाता है ओनली एंड ओनली फॉर वेंटिलेशन। इन दोनों चीजों पर हमें काम करना होगा कि किसी प्रकार का एनक्रोचमेंट शहर में नहीं चाहिए, चाहे वो मेन रोड हो चाहे घर के आगे के रोड हो। बिल्कुल, इस पर सभी को सोचने की आवश्यकता है। कमल जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। हम देखते हैं कि पूरे एनसीआर में, गुरुग्राम में लोगों का जो है मन लगता है, गुरुग्राम में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या वजह मानते हैं इसकी आप? पूरे एनसीआर में गुरुग्राम में ही क्यों लोग आना चाहते हैं? गुरुग्राम में तो गुरुग्राम अच्छा शहर है इसलिए आना चाहते हैं जी।
बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में क्योंकि फैसिलिटीज है, संजय जी आप इसको फॉलो अप कीजिए, किस तरह से देखते हैं। मैं गोयल साहब का पक्ष रख देता हूं। गुड़गांव शहर के साथ अब तब 3 सब सिटीज बन रही हैं, फर्रुखनगर, पटौदी और सोना। गोयल साहब का प्रोजेक्ट भी पटौदी में है। पटौदी की जो कनेक्टिविटी है अब द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है पटौदी। फर्रुखनगर डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे से, एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी। तो इसलिए लगातार गुड़गांव के साथ सब सिटीज में जहां इनका प्रोजेक्ट है वहां भी लगातार इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, वहां भी लोगों को अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और जहां तक बात है गुड़गांव की, गुड़गांव में इटसेल्फ इतना काम हो रहा है, 1000 एकड़ की ग्लोबल सिटी, सामने 126 एकड़ की विजन सिटी, 2 RRTS, 65,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट उस पर लगा रही है। मेट्रो पूरे शहर में जाल फैला दिया, पुराने गुड़गांव और नए गुड़गांव को कनेक्ट करते हुए। ग्रेटर SPR, उस पर एक्विजिशन का काम हो गया है। जो SPR है उसको पूरा एलिवेटेड बनाया जा रहा है। तो इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ये अट्रैक्ट कर रही हैं ग्लोबल लोगों को कि गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करें। तो इसलिए गुड़गांव की इन्वेस्टमेंट बनती है। मैं तो कई बार कहता हूं ये गेटवे ऑफ इंडिया है गुड़गांव, यहां से देश के रास्ते खुलेंगे। आप देखना, ये तो गुड़गांव में अभी शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है। जी करण, बीच में आपको रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक और साथ ही हरियाणा के राज्य मंत्री गौरव गौतम दोनों हमारे बीच मौजूद है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और करण, आप इस पैनल को यहीं पर अब समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का, आप इस मंच पर आए और आप तीनों ने अपनी बातों को रखा। खासकर DTP साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस